नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जुडिशियल रिव्यू से संबंधित कौन से आर्टिकल हैं, क्या है जुडिशियल रिव्यू, ऐसा क्यों किया गया है, ये तमाम चीज़ों आपने इसकी पिछली वाली क्लासेज में पढ़ा। आज की हमारी जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है और ये कॉन्सेप्ट पूरा है न्यायिक सक्रियता। ये बात ध्यान देंगे कि इस शब्द का भी प्रयोग कहीं भी संविधान में नहीं हुआ है। न्यायिक सक्रियता इसी को कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता क्या होती है। जुडिशियल एक्टिविज्म की हम बात करते हैं, न्यायिक सक्रियता की बात करते हैं, क्या होता है ये, हम इसको कैसे समझ सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है कि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाएंगे तो समझ में आ जाएगी टॉपिक। न्यायिक सक्रियता, ये सबसे पहले इस शब्द का यूज किया था, शब्द का प्रयोग किया था 1947 ईस्वी में आर्थर श्वार्स बर्गर महोदय ने सबसे पहले न्यायिक सक्रियता शब्द का यूज किया था। ठीक, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले आर्थर श्वार्ज़बर्गर ने किया था और ये अमेरिका में इस शब्द को ट्रेंड में हुआ था। इसीलिए ये प्रश्न बन जाता है कि न्यायिक सक्रियता कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों ये आप बता दोगे कि कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। अब हम न्यायिक सक्रियता को डिफाइन करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें बता दें, तब आपको ये टॉपिक पढ़ने में मजा आएगा। जुडिशियल रिव्यू, जैसे कि एक विचारक हुए जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। इनकी पुस्तक है, ये भी जानते रहे, द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ पावर। ये क्या है, इसी को कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण, ये उन्होंने एक सिद्धांत दिया। वो ये कहा, शक्तियों के पृथक्करण में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया दोस्तों कि शक्ति पृथक्करण जो में है कि कोई भी शक्ति जो जिसको दी गई है उस शक्ति का प्रयोग केवल वही करे, उस शक्ति का प्रयोग केवल वही करे, वह दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। ये है पावर ऑफ सप्रेशन। जैसे अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, विधायी कार्य और कार्यपालिका कार्य दोनों एक ही संस्था को दे दिए जाएं तो उसके निरंकुश होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि लॉर्ड एक्टन एक दार्शनिक हुए राजनीतिशास्त्र में, उन्होंने कहा कि शक्ति भ्रष्ट करती है, अपूर्णता शक्ति सबको भ्रष्ट कर देती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा, मॉन्टेस्क्यू महोदय ने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि जो सरकार के अंग है, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये तीनों के कार्य अलग अलग होने चाहिए और ये शक्तियां अलग अलग लोगों में होनी चाहिए। विधायी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की शक्तियां अलग अलग लोगों में होनी चाहिए और कोई किसी के कार्यों में दखलंदाजी न करे। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं
कि एक दार्शनिक हुए एडमंड बर्ग, इन्होंने मीडिया को भी शासन के इन 3 अंगों के साथ जोड़ा और इसे उन्होंने चतुर्थ स्तंभ कहा, चतुर्थ अंग कहा, या इसी को उन्होंने 4th पिलर कहा। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत जो दिया है मॉन्टेस्क्यू महोदय ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि शक्तियां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसको निरंकुश होने से बचाना है, एडमंड बर्ग ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि चौथा वर्ग मीडिया भी जोड़ा जा सकता है। एक मैं आपको एक नॉलेज को गेन करने के लिए और चीजों बता दिया। अब हम टॉपिक पर आते हैं। न्यायिक सक्रियता क्या है? जब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका की, ध्यान सुने डिफिनेशन है, जब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को करने लगे, मतलब विधायिका का कार्य है नियम बनाना, कार्यपालिका का काम है नियमों को लागू कराना, और जुडिशरी का कार्य है नियमों की जांच करना। लेकिन अगर जुडिशरी इन दोनों के कार्य करने लगे तो इसका मतलब जुडिशरी जो है इन दोनों के कार्यों में दखलंदाजी कर रही है, ये स्वयं अब कानून बना रही है। इसी को कहा गया न्यायिक सक्रियता। मतलब जुडिशरी अधिक सक्रिय है इनके मामलों में। ऐसा क्यों हुआ? क्यों न्यायिक सक्रियता का ट्रेंड मीडिया में, सुर्खियों में चर्चा का बना रहा? क्योंकि ये दुधारी तलवार है। पहले ही मैंने कहा कि अगर शक्ति इन शक्तियों को ये शक्ति इनके अधिकारों को छीनने लगेगी तो शक्ति भ्रष्ट हो सकती है। संविधान के द्वारा जो सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को रखा गया है वो ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन क्या कारण है कि न्यायपालिका इनके कार्यों को हस्तक्षेप कर रही है? ऐसा क्या हुआ? तो इसके पीछे रीजन क्या था? ऐसा क्यों हुआ कि जुडिशरी जो है, जो हमारी न्यायपालिका है, वह विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप क्यों कर रही है? क्योंकि डेफिनेशन मैंने यही बताया कि जब जुडिशरी, न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका कार्यों में हस्तक्षेप करे, दैट इज कॉल्ड न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इसके संबंध में सुभाष कश्यप जो संविधानविद हैं, सुभाष कश्यप, जिन्होंने कुछ विचार दिए। क्या कारण रहा होगा कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका कार्यों में हस्तक्षेप करेगी? उन्होंने इसमें पहला कारण बताया कि कार्यपालिका और विधायिका कार्य करने में असमर्थ हो, विधायिका और कार्यपालिका कार्य करने में असमर्थ हो या कार्य करने में विफल हो। जो उनको उत्तरदायित्व दिया गया है उसको करने में असमर्थ हो। नंबर दो हैंगिंग पार्लियामेंट हो, मतलब जो सरकार बनी हो वह गठबंधन पर आधारित हो, कोलिशन गवर्नमेंट हो, हैंगिंग पार्लियामेंट हो, मतलब किसी भी पार्टी के समर्थन वापस ले लेने पर सरकार गिर सकती है। तो जो सरकार बनी है वह दृढ़ फैसले नहीं ले पाती, तो कार्यपालिका विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। नंबर 3 उन्होंने बात बताया सुभाष कश्यप जी ने कि सत्तासीन पार्टी को अगर वो कोलिशन गवर्नमेंट की है, गठबंधन वाली, बल्कि जोड़ दें गठबंधन वाली सत्तासीन पार्टी हमेशा डरी रहती है
और कड़े फैसले या ईमानदारी पूर्वक फैसले नहीं ले पाती। नंबर 4 की बात करते हैं। तो नंबर 4 की बात करें, न्यायपालिका मानवीय अधिकारों के प्रति ज्यादा अगर सक्रिय है, जैसे अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ में 16 नए अधिकार जोड़े गए। नींद का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, निष्ठा का अधिकार, ऐसे तमाम विषय जीवन के अधिकार में जोड़े गए। ये क्या है? ये चीजें बनानी चाहिए थी किसको? विधायिका को। लेकिन ये कौन जोड़ रही है? न्यायपालिका। माने न्यायपालिका अगर मानव के अधिकारों के प्रति ज्यादा संवेदनशील है, तब पक्का है कि वह न्यायपालिका जो विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। और इसका जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वो PIL के द्वारा होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। तो इसको हम अगले इसी के बाद पढ़ते हैं। तो पहले तो हम जानिए न्यायिक सेक्रेटर शब्द कहाँ से निकला है। अमेरिका से। एक बार रिवाइजन कर ले। मॉन्टेस्क्यू एक दार्शनिक हुआ जिसने अपनी पुस्तक, ये उसकी बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, इस बुक में उसने सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिससे उसने कहा कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अपनी शक्तियों को अपने अपने जो संविधान के द्वारा दायित्व दिया गया है उसको पूरा करें। लेकिन अगर न्यायपालिका इन दोनों के मामले में हस्तक्षेप कर रही है, ये डिफिनेशन है, अगर न्यायपालिका इन दोनों के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है तो इसी को कहते हैं न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। और उसी के साथ साथ एक चीज मैं बता दूं कि एडमंड बर्ग महोदय ने चतुर्थ अंग, फोर्थ पिलर के रूप में मीडिया, पत्रकारिता को भी जोड़ा है। तो क्या कारण है कि न्यायपालिका विधायिका के कार्यों में इंटरफियर कर रही है? तो उसमें कुछ ये टॉपिक हैं, कुछ रीजन सुभाष कश्यप महोदय ने बताया, जो हमने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। इसमें और कुछ बातें जो आपको बताने की आवश्यकता है और बड़ी मजेदार है। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, वो आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, वो आर्टिकल है 50। ये क्या कहता है? ये DPSP में है, ये आपको पता होना चाहिए। ये DPSP में है, माने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के भाग में है। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण होना चाहिए। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण होना चाहिए। अब हम इससे आगे चलते हैं। भारत में, अब हम भारत की कहानियां बताते हैं दोस्तों। भारत में कहां से जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू हुआ? तो 1970 से 73 के समय में एक मामला था एडीएम, वर्सेस जबलपुर के मामले में सुप्रीम के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट, जो देश की हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी जो साख थी वह गिरी थी। यह माना गया कि न्यायपालिका भी कार्यपालिका के अधीन होकर कार्य कर रही है। इसमें प्रधानमंत्री हुआ करती थी आपका जो है इंदिरा गांधी। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के साख पर बड़ा धक्का लगा और वो मतलब एक तरह से ये माना गया कि अब न्यायपालिका जो लोगों को न्याय देती है,
जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है, जो लोगों के नागरिकों की रक्षा करने के लिए है, उसकी साख को बट्टा लगा, साख को चोट पहुंची। उसमें दबाव में आकर ये मीडिया में घूमने लगा कि न्यायपालिका भी अब सरकार के दबाव में काम कर रही है। इस व्यवहार को समाप्त करने के लिए न्यायपालिका ने खुद अपने आप को, अपनी महत्व को समझा और कई फैसलों में कुछ नए निर्णय दिए। वो देखिए कैसे। दो मामले, मैं न्यायिक सक्रियता से संबंधित दो मामलों की बात करता हूं। एक मामला है हुसैन आरा वर्सेस बिहार राज्य। दोनों मामले देखें। नंबर 2, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली। इन दोनों मामलों में न्यायिक सक्रियता की पहला झलक देखने को मिलती है। ये क्या था? हुसैन आरा बिहार के भागलपुर जेल की एक कैदी थी, महिला थी। भागलपुर जेल की एक कैदी थी और ये तिहाड़ जेल में ये भी कैदी था। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा, न्यायालयों को पत्र लिखा कि हमने अपराध किया है, ध्यान सुने, हमने अपराध किया है और हम उसका दंड भुगत रहे हैं। इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ध्यान सुनिए, इन लोगों ने न्यायपालिका को एप्लीकेशन लिखा कि हम अपराध किए हैं और अपराध का जो दंड है वो हमको मिल रहा है, इसका हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जेल में हमारे साथ अमानवीय कृत्य हो रहा है, अमानवीय व्यवहार हो रहा है, जो हमारे राइट टू लाइफ जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। बात समझे क्या कहानी है, ये उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, हम अपराध किए हैं, अपराधी हैं और उसका दंड भुगत रहे, लेकिन हमारे साथ अमानवीय व्यवहार न किया जाए। हम सारे आपके अपराध, जुर्म सहने को, जो अपराध की लिस्ट हमको दी गई है वो मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन हमारे साथ अमानवीय व्यवहार न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और सरकार को आदेश दिया कि उनके साथ मानवीय तरीके से व्यवहार किया जाए, क्योंकि वह उनके राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसी तरह से आगे चलकर के समय समय पर इस अनुच्छेद 21 में जो आपका राइट टू लाइफ है, इसमें 16 नए अधिक मौलिक अधिकार जोड़ दिए गए, जो उसके जीवन के अधिकार के साथ ही शामिल है, राइट टू लाइफ के साथ शामिल है। निजता का अधिकार, एकांतता का अधिकार, देर से फांसी देने के विरुद्ध अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, ये तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्य व्यवस्थापिका को करने चाहिए थे वो कार्य न्यायपालिका ने किया। दैट इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। इसको मैं आपके करंट से जोड़ देता हूं, ये करंट से जोड़ देता हूं। जैसे आज हम ये जानते हैं कि आज हमारी जो राजनीति है उस राजनीति में जो है वह आज अपराध का राजनीतिकरण हो गया है, जो हमारे देश की राजनीति के लिए बहुत ही एक चिंतनीय विषय है और दुखदायी विषय है। आज अपराध का राजनीतिकरण हो गया था, क्योंकि आज जो सर्वे आ रहे हैं उसमें आप देखिए कि 30% लगभग ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी मुकदमे में, आपराधिक मुकदमे में हैं, और वो सांसद या विधायक हैं। पूरे ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूं। तो क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है कि कानून के मंदिर में, जो कानून हमारा जहां निर्माण होता है,
जिसकी हम ये जानते हैं जहां से देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, वहां पर अपराधियों का जमघट लगे, ये जाके ये नियम बनाए। ये कैसा नियम बनाएंगे आप समझ सकते हैं। क्या ये देश के लिए सही है? क्या देश के लोकतंत्र के लिए सही है? कदापि नहीं सही है। अब इन्हीं चीजों को, ये चीजों को, इनको चुनाव लड़ने से मना करने के लिए अपराधियों को ये चाहिए कि विधायिका इस पर कानून बनाए, लेकिन विधायिका मौन है, चुप है। जो चुप है वो भी उतना बड़ा अपराधी है जो अपराध कर रहा है। ये आप कहानी, आप अगर महाभारत की बात करें, जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो उसमें कृष्ण ने सबको उस राजभवन में जो भी लोग बैठे, चाहे भीष्म पितामह रहे हो, चाहे आचार्य द्रोण रहे हो, चाहे कृपाचार्य रहे, जो महान हस्तियां थीं, जो धर्म के ध्वज थे, उनको भगवान कृष्ण ने लताड़ा कि अपराध करने वाले के साथ अपराध को देखने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी होगा और उसको भी दंड मिलेगा। वही चीज दोस्तों यहाँ है कि जो कार्य विधायिका को करने चाहिए, नियम व्यवस्थापिका को करने चाहिए कि इनको चुनाव लड़ने से मना किया जाए, वो कार्य कौन कर रही है? न्यायपालिका कर रही है। और न्यायपालिका ने क्या कहा? न्यायपालिका ने यही कहा कि जिनके अपराध हैं, जिन पर दंड लग चुका, उनको चुनाव लड़ने से मना किया जाता है। तो ये होगी न्यायिक सक्रियता। ये समाज के लिए सही भी है और ये हो सकता है इन फ्यूचर इसका कभी सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय अपने इस व्यवहार का दुरुपयोग करने लगे, कई नियमों को, कानूनों को पालन करने जबरदस्ती विधायिका से कहे आप कानून बनाइए। तो आज की डेट में न्यायिक सक्रियता एक दुधारी तलवार की तरह है। यह दुश्मन को भी काट सकती है, दोस्तों को भी काट सकती है। इसका प्रयोग उचित हो, सीमित हो, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबरीमाला का मामला देख लीजिए। जिस सबरीमाला में 15 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के महिलाओं को जाना बैन है, वो मंदिर में पूजा नहीं कर सकती, और इसको हटाना व्यवस्थापिका का कार्य होना चाहिए, लेकिन वो कौन कर रही है? न्यायपालिका कर रही है। क्यों भाई? क्यों महिलाओं को पूजा करने से मना होना चाहिए? ये कहाँ का, किस धर्म, पुराण, वेद, उपनिषद में लिखा है कि महिलाओं को पूजा पाठ करने से मना करना चाहिए? ऐसी तो कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज मैं बताना चाहता कि जो कार्य विधायिका को करना चाहिए, वो कार्य अगर न्यायपालिका कर रही है तो यही कहलाता है आपका न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है। अब ये आप चीजें, आपको बात काफी समझ में आ गई होंगी। ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म भारत में प्रारंभ हुआ, इसका कारण है PIL, जिसको हम कहते हैं जनहित याचिका। इसकी इंग्लिश देख लें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, LITIGATION। व्हाट इज जनहित याचिका? जनहित याचिका के फाउंडर भारत में माने जाते हैं PN भगवती। इनका पूरा नाम प्रफुल्लनाथ नटवरलाल भगवती। नंबर 2, कृष्ण स्वामी अय्यर। TN भगवती, कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके अलावा अन्य 2-3 लोग हैं जो भारत में न्यायिक सक्रियता या पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटिकेशन के फाउंडर माने जाते हैं। और एक नाम लिख लें, चिन्नप्पा रेड्डी। नंबर 4 चिन्नप्पा रेड्डी। नंबर 4 दोस्तों DA देसाई। DA देसाई। ठीक है।
ये चारों लोग ये न्यायिक सक्रियता के जनक हैं, न्यायिक सक्रियता के जनक हैं। और ये दोनों लोग, इनका नाम है, पूरा नाम है वैद्यनाथ कृष्णस्वामी अय्यर। ये दो लोग जो है PIL के फाउंडर हैं। ये जनहित याचिका के जन्मदाता हैं और ये चारों लोग न्यायिक सक्रियता के जनक हैं। तो दोनों बातें याद रखें। अब मैं कृष्णस्वामी अय्यर के बारे में एक चीज और बात बताऊं। ये अब तक के भारत के इतिहास में ये ऐसे जस्टिस रहे हैं जो पहले मंत्री हुआ करते थे। अब तक के भारत के इतिहास में बहुत काम की बात सुनी, अभी तक आप सुने नहीं होंगे। अब तक के भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसे ये न्यायाधीश बने जो मंत्री हुआ करते थे। ये 1957 ईस्वी में केरल में, अभी हम इसको भी डिफाइन करते हैं जनहित याचिका को, लेकिन इसकी हिस्ट्री देख ले। मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। कृष्णस्वामी अय्यर एकमात्र ऐसे अब तक के इतिहास में जस्टिस हैं जो पहले मंत्री थे। 1957 में रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में केरल में सरकार बनी थी और उस सरकार में ये आपका कृष्णस्वामी जो मंत्री थे ये विधि मंत्री बने थे। सोचिए 1957 में केरल में जो सरकार बनी थी उसमें पहली साम्य वाली सरकार बनी थी, उसमें ये मुख्यमंत्री बने। सॉरी रामास्वामी नायकर नहीं दोस्तों, ES नंबूदरी नाम लगभग एक ही था, दिमाग को नहीं बैठेगा। नंबूदरीपाद ES नंबूदरीपाद के नेतृत्व में केरला में ये मंत्री भी बने थे, जो पहली केरला में सरकार बनी थी। 1959 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अय्यर ने त्यागपत्र दिया और विधि के क्षेत्र में आ गए और आगे चलकर ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने, न्यायाधीश बने। ठीक है, अब हम ये दो लोग PIL संबंधित हैं और ये चार लोग न्यायिक सक्रियता के जनक हैं। अब जनहित याचिका क्या होती है? जनहित याचिका लोकस स्टैंडी ये के ऊपर एक नई बात है। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि आप कोर्ट के सामने पहुंचते तो आप पूछा जाता है कि आप किसके लिए आए हैं, किस बात के लिए आए हैं। जबकि जनहित याचिका में क्या है? जनहित याचिका में दोस्तों कि अगर जो व्यक्ति विक्टिम है, जो व्यक्ति पीड़ित है, वो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो क्या बोलते हैं न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सके, तो वह या तो उसके लिए कोई तीसरा आदमी एक सादे पोस्टकार्ड पर न्याय के लिए प्रेषित करे विचार, न्याय की मांग करे कोर्ट से एक सादे कागज पर। पहली बात मैंने क्या कहा, एक तीसरा आदमी न्याय के लिए जो बेचारा पीड़ित है उसके लिए अब एक लिफाफे में लिखकर वो सुप्रीम कोर्ट को प्रेषित करे और इससे नंबर एक बात, नंबर दो बात, इससे एक समाज को वह विषय प्रभावित कर रहा हो। जैसे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, ये जनहित याचिका ही थी। लोग अक्सर सिगरेट पीते थे, जिसमें आपने देखा होगा कि IPL मैच में शाहरुख खान को कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच चल रहा था, जिसमें वो
उस स्टेडियम में सिगरेट पी रहे थे उनको पूरे गेम के लिए बैन कर दिया गया कि आप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं कर सकते। वही कह रहा हूं, अगर कोई विषय समाज को प्रभावित कर रहा हो और वह उसके पास इतनी क्षमता ना हो कि वह अपने लिए वकील खड़ा कर सके, तो इसमें क्या होता है कि अगर वो स्वयं एक पोस्ट कार्ड पर लिख कर दे दे, सुप्रीम कोर्ट को प्रेषित कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्वतः संज्ञान लेती है और उस पर तुरंत फैसला सुनाती है, जिसको लैटिन भाषा के शब्द सो मोटू कहा जाता है। सो मोटू कहा जाता है, जिसमें वह स्वतः संज्ञान लेकर उस समस्या का समाधान करती है। तो ये आपका क्या है, पीआईएल जनहित याचिका। तो आज के टॉपिक में हमने जुडिशियल एक्टिविज्म को पढ़ लिया और पीआईएल को पढ़ लिया, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आर्टिकल 50 का भी वर्णन कर दिया, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।